हाँ जी। अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक चीज अपने को याद रखनी है कि होती क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे अगर क्या डिपेंड नहीं कर रही है, रेट डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो कौन सी ऑर्डर होगा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है। हम्म। और जैसे कि जो रेट बराबर होगा, अपन कहते हैं डी आर बाई डी टी होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम्म। आर की पावर जीरो हो जाएगी, इसलिए के इंटू वन हो जाएगा। ठीक है। आर की पावर जीरो वन होता है। तो इसके लिए जो रेट होती है वो होती है डी आर बराबर माइनस के डी टी। ये जीरो रिएक्शन की बात होगी। ठीक। इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको भी अपन थोड़ा सीखेंगे, फिर एक का सीख लेंगे, फिर बाकियों का आ जाएगा अपने। तो कहा कि भाई डी आर बराबर माइनस के डी टी होता है। अगर अपन इसका क्या कर लें, डी आर है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डी आर बराबर माइनस के कांस्टेंट है और डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन में। यहाँ पे अगर अपन कहें कि आर जो है इसका हो जाएगा माइनस के टी। ठीक है। और कुछ थोड़ी, यही तो करवा रखा होगा। करवा रखा है क्या आपको? हम्म। ठीक है। और इसमें अगर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो जनरली आर जीरो होता है ना। हम्म। तो भले यहाँ पे आप आर जीरो भी लिख सकते हो। आर जीरो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन के टी की वैल्यू निकालें तो के टी बराबर हो जाएगा आर जीरो माइनस आर। टी डिवाइड में चला जाएगा, आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। तो आर जीरो जो होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। आर जीरो जो होता है, अगर यहाँ आर जीरो की अगर बात करें तो ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। अब धीरे धीरे क्या होगी, वो रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो आर की अगर बात करें तो आर बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी। टी टाइम पे कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आर। हाँ। ये फॉर्मूला आ रहा है थोड़ा समझ में, कोई दिक्कत थोड़ी हाँ। आई इसमें, है हाँ। ना। कोई नहीं, चलो एक बार अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रखा है क्या आपको? हाँ। चलो, तो इसकी अगर दूसरी बात करें, अपन कहेंगे भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रही है कंसंट्रेशन पे, है ना। तो अगर अपन बात करें, एक साइड अपन क्या बना लें, इस साइड अगर अपन रेट की बात करें और इसका मतलब है कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन, तो इधर अगर कंसंट्रेशन इधर रेट है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये अपन कहें भाई किसका ग्राफ है, तो ये अपन कहेंगे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। मैंने तो स्लोप वाला बना रखा है। वो स्लोप वाला बना रखा है तो फिर वो इसका नहीं है ना फिर। नहीं, वो सीखा ही है। वो टाइम के साथ होगा, रेट के साथ है क्या? नहीं। हाँ, तो वही रेट का बता रहा हूँ, रेट डिपेंड नहीं कर, टाइम के साथ तो कंसंट्रेशन कम होगी। स्लोप वाला अगर टाइम के साथ बनाओगे तो फिर वो ऐसे बन जाएगा। टाइम के साथ अगर बनाना चाहें तो इधर मान लीजिएगा टाइम ले लेते हैं अपन, और इधर फिर से कंसंट्रेशन ले लेते हैं, जिसको अपन आ रहे हैं भाई। कंसेप्ट समझो ना आप, क्यों ऐसे बना रखा है। ऐसे नहीं है कि सर ने बना दिया फिर मैंने बना दिया, ये मतलब नहीं होता किसने क्या बनाया। मतलब ये है कि भाई यहाँ पे रेट के साथ कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर कोई भी आपको कोई ऐसे 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 कैसे ही बना के दे रहा है, हाँ। वो हर व्यक्ति गलती होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उसने बना दिया तब तो सही है, नहीं। अपने को कंसेप्ट आना चाहिए भाई, हाँ रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसका स्ट्रेट लाइन ही होगा, चाहे कोई भी बोले। फिर चाहे अगर एनसीईआरटी बोल रही है तो भी वो चीज गलत है ना। तो यहाँ पे हम्म। बात करते हैं टाइम के साथ, अपन समझ रहे हैं भाई टाइम के साथ तो कंसंट्रेशन घटेगी घटेगी, टाइम के साथ तो रेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर टाइम हो रहा है, कोई रिएक्शन चल रही है, तो टी टाइम के साथ वो उसकी मात्रा जो है वो कम होगी होगी रिएक्टेंट की, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। तो देखो मान लीजिएगा हाँ। इधर कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन अपन ने कहा था कि जो पीक पॉइंट है सबसे ऊपर जो है वो क्या रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 रहेगी। और हाँ। यहाँ पे R0 क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा R0 जो है वो कम होती चली जाएगी, हम्म। है ना। मतलब जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, आ रहेगी आ रहेगी, है ना। ऐसे करके अपन बात करते हैं यहाँ पे। ये स्लोप को ही बोलते हैं -K। अगर बोले भाई स्लो -K क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टाइम, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये लाइन का जो स्लोप है यही क्या होता है, -K होता है। ठीक है, तो इधर टाइम आ गया, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। यही ग्राफ बना रखा है। हाँ। चलो, और कुछ तो नहीं है ना इसमें, और तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें एक हाफ हाफ लाइफ पीरियड भी है। हाई फ्लाइट दे रखा है क्या? चलो, चलिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर अपन टाइम की अगर बात करें तो तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को टाइम कितना लगेगा एक रिएक्शन को पूरा होने में। तो अपन लिख सकते हैं टाइम टेकन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट, पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही इसी में आ जाता है थोड़ा सा। कह रहे भाई कंसंट्रेशन क्या होगी, पूरा होगा तो R बराबर कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कह रहे भाई के बराबर कितना हो जाएगा, अगर R को अपन जीरो ले तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1/T इंटू R0। भाई कहने का मतलब ये R0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
R0 माइनस जीरो हो जाएगा, तो R0/T हो जाएगा के। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा? नहीं, नहीं आया। नहीं आ रहा। देखो ऊपर ये फॉर्मूला था, अपन ने कहा था भाई जो के जो है वो कितना होता है, के बराबर R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो टी टाइम पे कंसंट्रेशन है अपॉन टी, यही फॉर्मूला तो था के का, ये तो आया ही था, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो हम्म। रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। पूरे जो रिएक्टेंट की जो हाँ। कंसंट्रेशन है ही नहीं, जीरो हो जाएगी। अब जीरो होगी तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें से जीरो माइनस करेंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, R0 - 0 अपॉन टी। तो के बराबर क्या हो जाएगा, R0/T। यही तो होगा कि हाँ। नहीं हो? हाँ। समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कि भाई टी अगर मान लो 100% है, टी 100% है, तो टी 100% की अगर बात करें तो R0/K हो जाएगा ये। अगर इसको इधर उधर कर लेंगे, टी 100% का मतलब हुआ कि पूरा टाइम जो लगा वो। हम्म। टी हाफ क्या है, इसका आधा कर रखा है क्या, देखो जरा। T50 का फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है, टी हाफ का लिखवा रखा है कोई फॉर्मूला? R0/2K। हाँ तो वही हो गया, तो टी 100% का क्या हो जाएगा, R0/K हो गया, है ना। टी 100% मतलब जो है वो रिएक्शन पूरी हो गई यहाँ पे, मतलब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो के। गया। अब आधे की बात हाँ। करेंगे तो क्या हो जाएगा, T50। टी हाफ हो जाएगा ना, हाफ मतलब क्या होता है, आधा टाइम लगा वो। तो उसको टी हाफ ऐसे भी लिख देते हैं 1/2 करके, और T50% भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो इसको आधे से गुना करेंगे तो 1/2 होगा, है ना। तो यही तो निकलेगा, तो इसका क्या कर सकते हैं, R0/2K। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। है ना, कोई ज्यादा वैसे हार्ड थोड़ी लग रहा नहीं। है ना, तो हो जाता है, ये आसान है ना। तो ये टी हाफ वाला हो गया। चलो ये निकल गया है ना, मतलब कुल मिला के जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की कुछ बातें हैं, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ बातें हैं वो बता दी। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, सबसे पहले ये निकला, फिर इससे अपन ने ये निकाल लिया इंटीग्रेशन करके। अभी इंटीग्रेशन की आवश्यकता है नहीं, अभी फिर से करेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद में दो ग्राफ बनते हैं, रेट का टाइम इसके कंसेंट्रेशन के साथ और इसका टाइम के साथ। अभी जैसे आगे की रिएक्शन है उनमें देखेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और एक ये निकला है कि भाई टी आप टी 100% निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आर है उसकी जो पावर होगी वो 1 हो जाएगी। तो जैसे बात करें अगर अपन, रेट बराबर -dr/dt बराबर k × r, है ना। तो इस आर की पावर क्या है, 1 है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन है पूरा, आप देखोगे दोबारा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये इधर उधर कर सकते हैं इसको, कि -dr/r, वहां पे आर जीरो था, यहाँ पे R1 है, आर की पावर 1 है, -kdt कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे अपन, इसका जो है वो इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन लेंगे तो डी, ये माइनस नहीं आएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि इधर का माइनस है ना, उधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आता है dr/r, और माइनस के इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन में dt, के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ठीक है, अब हाँ। इसके साथ में kt, ये लिखना आता ना, ये कैसे आया देखिए, एक बार मैं पूछ लेता हूँ आपसे। डी हो गया, ये आर हो गया अपॉन आर हो गया। ठीक है, या फिर एल एन ले लेते हैं, यहाँ पे अभी एल एन बता देता हूँ मैं आपको। एल एन ले लेते हैं, एल एन आर। ठीक है, डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आर को एल एन बोलते हैं। अभी बात करते हैं, एल एन हो गया, आर बराबर -kT, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो kT हो जाएगा। ये kT कैसे है पता है ना आपको?
हाँ है ना, इंटीग्रेशन में आता है ना, देख लेना हो जाएगा। तो ये केटी हो गया। अब ये एलन आता है, एलन पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। हाँ। एलन पढ़ा है, जानते हो एलन, ये लोग की तरह ही होता है वैसे। ठीक है, इसकी ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिएगा यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, ऊपर भी अपन ने लिया था एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया था जिसको अपन ने R0 कहा था, और उसको कहा था भाई ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम्म। ठीक है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपन यहीं पे यहाँ पे भी लेंगे, है ना। हाँ। अब इसमें देखिए, यहाँ सर पे ने जो, यहाँ पे इसको सेम रखा है तो सेम होना है। फिर से बोलिए। ये आप यहाँ पे आर नोट ले रहे हो ना, यहाँ पे सर, यहाँ पे इधर हाँ हाँ हाँ, नोटबुक में सी ले रखा है। तो बोल तो रहा हूँ भाई, यहाँ पे सी लिख दिया, सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, मैंने यही तो कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। उन्होंने अंत में क्या रखा है, सी बराबर क्या लिया उन्होंने, एल एन आर नोट। तो वही तो भाई, आर नोट ही तो लिया है ना अल्टीमेटली, मैं पहले ही लिख रहा हूँ, मैं एक बार सी लिखूंगा फिर अगली बार मैं आर नोट लिखूंगा, है ना। तो इंटीग्रेशन, तो वही तो बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, साथ में लिखवा तो रहा हूँ मैं आपको। तो कांस्टेंट को उन्होंने सी लिख दिया, ये देखो यहाँ पे भी लिखवाया था ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ हाँ, अब देखो, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो क्या हो गया, अपन ने एल एन आर नोट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आता है एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। ठीक है, तो ये चीज आ गई एक प्रकार से, अपन ने कहा भाई ये अपना कंसंट्रेशन है इनिशियली, इसलिए डब्बे में लिख देते हैं इसको, है ना। हाँ हम्म। अब इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एल एन आर नोट जो है ये ज्यादा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एक टी टाइम की कंसंट्रेशन, तो इसको माइनस कर देते हैं। एल एन आर मतलब आर कंसंट्रेशन हो बराबर अपन लिख देंगे के टी। अभी करके हाँ देखोगे ना, तो मान लीजिएगा ये जो एल एन आर नोट का साइन है ये इधर जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा तो इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, और ये के टी अब इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा है। समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली अपने पास में मिला है ये है कि भाई इसको वापिस अगर अपन डिवाइड में ले ले, ठीक है, तो ये लोग के नियम होते हैं, है ना, डिवाइड होते तो अलग, तो एल एन का एक नियम होता है, ये लोग टाइप ही होता है ना, एल एन भी लोग ही होता है वैसे। तो इसका आ जाएगा ये एल एन आर नोड अपॉन आर, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए है ऐसा। ठीक है, तो एल एन आर नोड माइनस एल एन आर को, ये प्रॉपर्टी होती है उसमें, ऐसा लिख सकते हैं, आर नोड अपॉन आर। ठीक है, और इसको अपॉन के टी, ये लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो अल्टीमेटली निकल के आता है वो आता है कि के बराबर 1/t एल एन आर नोड अपॉन आर। हाँ ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे जो एल एन की वैल्यू होती है, अब एल एन को क्या करते हैं, लोग में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और अपन क्या करते हैं, लोग बेस 10 में ही पढ़ते हैं, बायोलॉजी में ऐसे ही पढ़ते हैं, लोग बेस अलग अलग होते हैं, अपन जो भी ऐसे लोग लिखते हैं ना, लोग टू, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लोग बेस 10 होता है। अलग अलग हो सकता है, लोग बेस 2 भी हो सकता है, लेकिन वो अपने को पढ़ना नहीं होता है ना, वो बहुत हार्ड चीज हो जाती है, लोग का पूरा लॉगरिथम करके पूरा चैप्टर आता है बड़ा, लेकिन वो मैथमेटिक्स के लिए, वो अपने लिए नहीं है। अपना ये है कि हाँ कहीं पे लोग आते हैं, अपन उनको थोड़ा बहुत कर ले। तो एलन को अगर अपन चेंज करना चाहें लोग की फॉर्म में, तो एक फॉर्मूला होता है कि एलन एक्स जो होता है वो बराबर होता है 2.303, ये वैल्यू आपने देखी होगी, है ना, जगह जगह, हाँ। है ना, ये होता है। तो एलन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x। तो कहने का मतलब अगर एलन को अगर अपन रिप्लेस करना चाहें तो 2.303 इंटू लोग होता है ना, यही एलन हो हाँ जाता है। बाकी नियम हर जगह सारे लोग वाले इस पे लगते हैं। तो ये इसकी हाँ जगह अपन क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो देखो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/t तो है ही है। ठीक है, एलन की जगह अपन लिख देंगे 2.303, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, और लोग। ठीक है, अब आगे एक्स वो ऐसा कैसा रहेगा, एक्स की जगह ये है ना आर नोड अपॉन आर।
ये एक फॉर्मूला होगा आपकी कॉपी में भी, है ना? हाँ। है ना? तो ये हो सकता है कि ये इसके नीचे टी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/t को ऐसे नहीं लिख के और ऐसे भी लिख दो भले ही, हो सकता है ऐसे लिख रखा हो। हाँ। ठीक है, अब देखो अब मान लीजिएगा, अब मान लीजिएगा दो अलग अलग टाइम पे निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन आती है कि T1 पे निकालना है ना? मान लीजिएगा एक रिएक्शन है जो 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कोई चाह रहा है कि नहीं मैं टी बराबर 2 मिनट पे देखना चाह रहा हूँ कि कितनी रिएक्शन हुई है। फिर कह रहा है मैं टी बराबर 4 मिनट पे देखना चाह रहा हूँ कि कितनी रिएक्शन हुई है। तो कहने का मतलब एक कंडीशन अगर ली जाए कि भाई T1 और T2 में निकाल के बताओ रिएक्शन कितनी हुई है, T1 पे रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, T2 पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है ना? तो वो सारी हम्म। चीजें देखो। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, पहली कंसंट्रेशन ln r1, दो प्रकार की कंसंट्रेशन होंगी अगर अलग अलग टाइम होगा तो, -kT1, तो ये T1 हो गया, ln r0। ये फॉर्मूला ऊपर का है, मैंने कोई नया नहीं दिया है, वो अपने वो आया ना कंसंट्रेशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला, वही वाला अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक R1 की कंडीशन ले ली, अलग कंसंट्रेशन है। एक मान लीजिएगा T2 की कंडीशन लेते हैं कि ln r2, है ना? इससे भी एक फॉर्मूला निकल के आता, हो सकता है आपको लिखवा रखा हो, T2 के रिस्पेक्ट में नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आर नोट आ गया। अब ये भी उसी प्रकार से अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर अपन बनाए तो इसका ऐसे बनेगा ln r1 -ln r2 बराबर माइनस में kT1, और फिर से माइनस करते हैं, है ना? इसमें से घटाएंगे तो फिर से -kT2 आएगा, जो कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा अभी। ठीक है, ये kT2 बराबर, दोनों को अगर अपन क्या माने k, ठीक है, के क्या होता है कांस्टेंट हो गया, है ना? दोनों में के हो गया ना, तो के बाहर निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, प्लस हो जाएगा बाहर आएगा तो। अब यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1। इसको सोल्व करोगे तो ऐसा आएगा। तो लास्ट में जो इक्वेशन आती है वो आती है L1 ln r1। आपको ये सब नहीं याद करना, वैसे एक बार थोड़ा सा चेंज आता है वही समझ में आ जाएगा। R2 बराबर के T2 माइनस T1। ठीक है, अपने को अल्टीमेटली ये मैंने ऐसे एक बार बताने के लिए किया है कि इक्वेशन बनी कैसे है। अगर T2 T1 T2 टाइम पे आता है तो उसमें सिर्फ इतना चेंज होता है कि ये जो T है, यहाँ पे जो T दे रखा है ऊपर वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे T2 माइनस T1 लग जाता है, और जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन है वहां पे T1 की कंसंट्रेशन लग जाएगी। इनिशियल मतलब जो ज्यादा वाली है, और फिर हम्म। यहाँ पे दूसरा है उस पे T2 की कंसंट्रेशन लग जाती है। तो यहाँ पे भी T1 T2 ही तो है भाई। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा सा अगर मुझे समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं अगर T2 माइनस T1 करूं, ये नीचे वाला याद नहीं करना, समझ लेना बस। T2 माइनस T1 का मतलब क्या हो गया कि भाई T2 मान लो T है, T2 बराबर क्या है, T2 बराबर T, ठीक। और T1 बराबर 0, क्योंकि 0 सेकंड पे है। 0 सेकंड पे हाँ। क्या होता है, कंसंट्रेशन फुल रहेगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो R0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हाँ। कर दिया अपन ने, T2 माइनस 0 मतलब T माइनस 0 किया तो T, हाँ। तो T2 माइनस T1 के फॉर्मूले में है ये, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये निकलता कैसे, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाती है। इसको बस अभी पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना, है ना? तो यहाँ पे अंत में हाँ। क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला वही बनेगा, क्योंकि देखो R1 R2 की कंडीशन यहाँ पे थी R0 ln r वाली। ठीक है, यहाँ पे KT था, इसकी जगह क्या लिख दिया, के T2 माइनस T1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना होता है फॉर्मूले में चेक, अगर ऐसा T1 T2 के रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी का एक फॉर्मूला बन के आ सकता है, जिसको अपन कहेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको आ गया होगा ये समझ में, रख लो भले रखना चाहो तो, दूसरा नीचे लिख देते हैं। तो इसका बन के आता है एक फॉर्मूला, के बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R2 अपॉन, तो ये कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि भाई T2 T1 अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक ये होता है। इसके अलावा इसमें और बता रखा है कुछ, ग्राफ वगैरह होंगे इसके?
ठीक है। ओके। ठीक है, एक चीज और आती है इसमें, एंटीलॉग कभी बताऊंगा मैं आपको एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आएगा एंटीलॉग का। देखो यहाँ पे अपन ने कहा भाई ln r0 है, और इसके बराबर अपन ने kt रखा, है ना, ये अपना फॉर्मूला से निकल के आया था। हम्म। तो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ln r/r0 माइनस kt। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये मतलब इसी चीज को अपन माइनस लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो r/r0 जो होता है, कहीं लिखे मिल जाते हैं ऐसे, है ना, कहीं कहीं तो पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कंसेप्ट भी होता है। तो r/r0 जो होता है वो होगा e⁻ एक्सपोनेंशियल, है ना, इसी को एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं। और अगर मैं और लिखना चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा, r बराबर हो जाएगा r0 e⁻ ये लिखवा रखा है क्या आपको? नहीं। चलो कोई बात नहीं, लिखना तो लिख लेना, आवश्यकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में आता है ग्राफ की बात अगर अपन करते हैं, तो ग्राफ अगर सबसे पहले रेट और टाइम की बात करेंगे तो वैसा ही बनेगा, जिसको वैसा बना, क्योंकि भाई सॉरी, हाँ, कंसंट्रेशन और टाइम की अगर बात करेंगे तो ग्राफ वैसा ही बनेगा, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन हमेशा इसी प्रकार से कम होती है जब रिएक्शन कोई भी हो। ठीक है, मतलब साथ साथ टाइम के साथ साथ खत्म होगी। तो ये टाइम हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये हो जाएगी log r की बात कर सकते हैं यहाँ पे अपन। इधर टाइम हो जाएगा, इधर कंसंट्रेशन क्या थी, log के फॉर्मेट में थी ना अपनी। हम्म। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे जो पीक पे जो कंसंट्रेशन है वो log r0 हो गई। ठीक है, नीचे जो है धीरे धीरे कंसंट्रेशन डाउन आएगी, और इसका जो स्लोप होगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप क्या होता है। तो इसका जो स्लोप होता है वो -k/2.303 होता है। ठीक है, इनके एक फॉर्मूलेज होते हैं, अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि तीन स्लोप याद करने हैं, है ना, तो जो कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं, है ना। बाकी इसका एक नियम होता है, एक y = mx + c, इस प्रकार की चीजें पढ़ाई थी क्या कभी मास्टरों ने हाँ। आपको? स्लोप पढ़ाए थे, तो यहां से निकल के आता है, तो अपने को इतनी आवश्यकता है नहीं। तो अभी इसका स्लोप आप याद कर सकते हो, -k/2.303, और यहाँ पे ये साथ में आ जाए इसलिए लिख रहे हैं, बाकी उसमें ऊपर वाले में क्या था, -k था, उसका स्लोप क्या था, -k था जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सर ने तो बढ़ता हुआ बना रखा है। तो ये इधर उधर कर दिया होगा ना, टाइम अलग जगह लिख रखा होगा उन्होंने। नहीं, नीचे ये टाइम तो। फिर गलत है वो, बढ़ता हुआ नहीं बन सकता, ऐसे ही बनेगा। बढ़ता हुआ है फिर वो r0/r की फॉर्मेट में होगा, फिर लोग r नहीं होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होगा r0/r। हाँ हाँ। हाँ, तो सेम थोड़ी होता है, वही उसकी कंडीशन अभी आगे आई। ये बनवा नहीं रखा गया सर ने? नहीं। अच्छा, नहीं बनवा रखा हो। ठीक है, तो वो एक ग्राफ और आता है जिसमें अपन कहते हैं r0/r। r0/r का मतलब होता है रिएक्शन की प्रोग्रेस। एक और होता है r0/r। ठीक है, और इधर जो है टाइम,
अब ये इसका मतलब हो गया कि भाई रिएक्शन क्या हो रही है, R0 अपन R का मतलब क्या है कि भाई एक इनिशियल कंसंट्रेशन एक फाइनल रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो एक प्रकार से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो लोग R0 अपॉन R की कंडीशन में बात करेंगे तो यहां से शुरू होगी, पहले रिएक्शन जीरो में क्या थी, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ठीक है, तो वो इस प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, ये कुछ ग्राफ हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ थोड़ी है इसमें। नहीं। ठीक है, इसका लिखना चाहो तो लोग स्लोप अगर पूछे तो यही बताना है ना, स्लोप यही हम्म। है ना, लिखवा रखा है स्लोप। ये नीचे वाले में लिखा रखा है ये जो आपने। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ओ चलो ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑर्डर में कुछ खास है नहीं, सेकंड ऑर्डर कराई नहीं रखा। है ना, कुछ है भी नहीं उसमें, है ना उसमें। बस वही हो जाता है उसमें क्या, रिएक्टेंट जो है ना वो अलग अलग होते हैं, तो इसमें जैसे डिफरेंस यही होता है कि जैसे मान लो रेट जो होती है उसमें के ए स्क्वायर अपन ले लेते हैं उसमें, है ना, जरूरत भी नहीं होती है उसके, क्वेश्चन आते नहीं है, कोई बनता भी नहीं है क्वेश्चन, तो के स्क्वायर होता है। या फिर क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए और बी ले लेंगे। ए बी ले लेंगे तो जिस प्रकार से पहले की है तो आप अलग अलग क्यों लोगे, सेकंड ऑर्डर में अगर आपको ये सब निकालना है तो आपको अलग अलग लेना क्यों, आप ए का निकालोगे, भाई ए की जो कंसेंट्रेशन होगी वही बी की होगी, है ना, फॉर्मूला तो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ए और बी पे, है ना, तो कोई एक होगा तो हम्म। सेम यही स्टोरी बन जाएगी फिर उसकी, है ना, ओनली ए का निकालेंगे तो फिर ए की पावर तो वन ही है ना। तो यही फॉर्मूला होता है उसका, के बराबर 1/t, जो इसका लगा है 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आर माइनस 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R0, आवश्यकता नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। हाफ लाइफ अगर लिखना चाहो तो सबका फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे कि अगर जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डालना चाहो तो टी हाफ हो जाएगा, सीख लिया था अपन ने, A0 R0 जो भी आप लेना चाहो अपॉन 2 के हो जाएगा। ठीक है, वो देख लिया था अपन ने किस प्रकार से निकलता है, वो टी वहीं से निकलेगा, जो फॉर्मूले का टी है उसी से निकल जाएगा, उसका आधा कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे का भी टी का टोटल का आधा हो जाएगा, है ना। लेकिन डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर का अगर लिखो हाफ लाइफ तो वो सीधा हो जाएगा, है ना, पूछे अगर हाफ लाइफ कितनी है तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ये पता है कि कैसे आया। हम्म। ठीक है, तो ये सिंपली फॉर्मूले से निकल आता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप हाफ लाइफ अलग है सेकंड ऑर्डर की अगर लिखना चाहो तो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, टी हाफ बराबर 1 अपॉन के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन पूछे, कभी कभी पूछ लेता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ये A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है कि
R0 है ना, ये A0 मतलब R0 जो अपन लिख रहे थे, R0 भी लिख सकते, जो भी लिखवा रखा आपके टीचर। ठीक है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। पूछा जा सकता है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल क्या होता है, A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, तो अपन कहेंगे भाई नहीं। लेकिन अगर पूछे भाई उसकी टी हाफ डिपेंड करती है क्या, हाँ उसकी टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 पावर जीरो। यहाँ पे A0 है ही नहीं फॉर्मूले में, तो A0 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की टी हाफ होती है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है। हम्म, 1/A0 हो गया है ना, 1/A0 लगा सकते हैं, या फिर अपन दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं -1। हाँ ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। अब इसी का अगर अपन ग्राफ बनाए तो बताओ कैसा होगा। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इसके आगे अपन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अगर अपन इनके आगे इनका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर टी हाफ का ग्राफ बनाते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टी हाफ, इसका ग्राफ बनाता हूं मैं A0 के साथ, तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। हाँ। बनवा रखेंगे? नहीं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखना है ना, जरूरी है ये चीज, कहीं बना लेना कॉपी में आसपास। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इधर अपन टी हाफ लिखेंगे और इधर अपन A0 लिख देंगे, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का 1/A0 के साथ ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा सीधा, लेकिन वो बनेगा किसके साथ में, 1/A0 के साथ में बनेगा। इसके साथ क्या सीधा बनेगा। ठीक है, ये तीन ग्राफ बनते हैं। हम्म, समझ में आना जरूरी है, कल को आ जाए कोई एग्जाम में तो अपन कर सके ताकि। हम्म, ठीक है, अब इसके लिए एक फाइनल एक चीज आती है, वो भी अपन याद कर सकते हैं। मान लीजिएगा एग्जाम में हो, कभी याद नहीं आ रहा है, तो इनका अगर एक कम्युलेटिव फॉर्मूला अगर अपन बना सकें तो एक बनता है कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A0 की पावर 1 - n। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आप रिएक्शन डालोगे ना, जैसे A0 में 1 - n में 1 डाल दोगे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। अगर इसमें 1 - 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा। अगर इसमें 1 - 2 डालोगे तो -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। इससे भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निकल आएगा। इसके बाद में और क्या बता रखा है वो बताओ मेरे को। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह गई क्या? तो रिएक्शन। ठीक है चलो, तो अगली चीज अपन कर लेते हैं।
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। मान लीजिएगा कोई दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी है, कन्वर्ट हो रहा है पी में, मतलब प्रोडक्ट में। इसकी रेट हो जाएगी के ए इंटू बी। ठीक है, ये कंडीशन लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए वैसे, इसको रहने देते हैं, अभी वापस लेते हैं इसको। देखो अब आती है, होता क्या है कि भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो मतलब क्या होता है, सेम। फिर से बोलो, सूडो मतलब क्या होता है? सेम नहीं, नहीं नहीं, झूठा। झूठा है ना, फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये दिखेगी फर्स्ट ऑर्डर जैसी। अभी देखो बात करते हैं, देखो होता क्या है, मतलब क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि होती क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए रिएक्शन विच आर नॉट, द रिएक्शन कर सकते हैं, द रिएक्शंस कुछ भी करें, विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी कोई रिएक्शन जो कि क्या नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ स्थितियों में बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जनरली जो कोई रिएक्शन होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है अगर सीधा देखें तो, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में क्या हो सकती है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन सकती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल याद रख लेना है, ये भी को एक बार छोड़ देना इसको, है ना, ये हटा दीजिएगा। लेकिन इसके लिए कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आता है, आपको लिखवा रखा है कोई एग्जांपल? C12H22 O11। ठीक है, तो दो दो एग्जांपल होते हैं, मैं एक और लिखवा देता हाँ, हूँ। CH3 ईस्टर और हाँ ईथर। ठीक ठीक ठीक। तो पहला एग्जांपल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इसीलिए जितने भी होते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले, है ना, कुछ रिएक्शंस के नाम बताए थे कि ये रिएक्शन कौन सी होती है, तो ये फिक्स होती है ना, उन्हीं में से पूछे। अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन है। तो आपको क्या बता दो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको फालतू गणित लगानी नहीं है ना, कि क्या है, बस अपने याद कर लिए भाई दो एग्जांपल। एक एग्जांपल आ जाएगा, दूसरा दूसरा आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर, या फिर लिखा आ सकता है आपके हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनवर्ट शुगर करके भी आ जाता है कभी कभी, है ना, तो केन शुगर याद रख लो, शुगर याद रख लो, है ना। तो समझ में आ रहा है, ये दो एग्जांपल होते हैं जो कि क्या होते हैं भाई, जनरली यही होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अपन यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं पहला एग्जांपल लूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपन। यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिखते हैं कि CH3COO C2H5 प्लस H2O, और इसकी अगर अपन रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो ये बना लेगी CH3C, ये कोई याद नहीं रखना आपको, है ना, आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लीजिएगा एक ऐसी रिएक्शन होती है
तो लेकिन इसमें क्या हो रहा था, मोलिकुलरिटी मतलब इसमें जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो कितने रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, दो है। अगर इसके हिसाब से निकालोगे तो ये कह सकते हैं कि भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, अगर रिएक्टेंट्स की पावर आप देखोगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा ये क्या ले रखा है इसमें, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। मैं समझाता हूँ है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। और ये ले रखा वाटर। इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं। वाटर क्या लेते हैं, एक्सिस में ले लेते हैं। तो जो इथाइल एसीटेट होता है उसी की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करती है। वाटर तो बहुत ज्यादा है, मान लो आपने एक टैंकर पानी डाल रखा है, तो वो वाटर की कंसंट्रेशन से कुछ होगा ही नहीं, है ना। वो तो बहुत ज्यादा पानी है, मान लीजिएगा 1,000 लीटर है और उसमें 1 ml पानी यूज हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, इसकी उतनी की उतनी है लगभग। कंसंट्रेशन किसकी कम होगी, इसकी कम होगी। तो ये दिखने में तो अपने को क्या लग रही है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसके दो रिएक्टेंट हैं, तो इनकी अगर पावर देखेंगे तो 1+1 कितनी हो जाएगी, दोनों की दो हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या, आ गया। आ गया ना। दूसरा अपन लेते हैं जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर है ना, इसको भी समझना चाहे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कैसे करते हैं अपन, सेम वही कंडीशन है इसकी भी, जैसे C12 H22O11 प्लस H2O, इसके ब्रैकेट में लिखा रहेगा एक्सिस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 में, और फ्रक्टोज में हो जाएगा C6H12O6। तो इस कहानी से अपन ने दो शिक्षाएं ले ली। एक तो अपन ने ये कहा कि भाई हाँ, यहाँ पे जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इथाइल एसीटेट पे डिपेंड कर रहा है, और दिखते इसमें दो है, इसलिए सेकंड ऑर्डर है, या फिर है दिखती सेकंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा कह सकते हैं, मतलब कुछ कंडीशन में, है ना। कौन सी कंडीशन में, जब वाटर को जो है वो एक्सिस में लिया जाए। तो कहने का मतलब, या तो ये दो एग्जांपल पूछ ले कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, इसमें क्या होगा, तो अपन सीधा कह देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर कोई रिएक्शन दे दें और वहां पे H2O लिखा रहे और उसके नीचे एक्सिस लिखा रखे, या फिर जरूरी नहीं है, ऐसे भी अगर दे रखा है ना A+B और नीचे दे दिया एक्सिस, हाँ। और फिर आगे बोल दिया P प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या कह दोगे, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, हाँ। आ रहा है ना। हाँ। ठीक है, चलो और बताओ इसके बाद में और क्या कुछ है। बाद में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। देखो मोलिकुलरिटी का मतलब यही होता है, कोई ज्यादा महाभारत नहीं है। मोलिकुलरिटी मतलब होता है कितने मोलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, एक है कि दो है कि तीन है ना, ऐसे ऐसे। चलो मैं आपको पूरा थोड़ा सा लिख लिख रखा होगा, वैसे कोई खास बात इसमें है नहीं। चलो बताए तो कुछ छोटे माटे हैं तो। ठीक है, लिख लो अलग अलग
देख लेते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जैसे इधर लिख सकते हैं अपन मोलिकुलरिटी, इधर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मोलिकुलरिटी की बात करें तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं। मोलिकुलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, कितने रिएक्टेंट है, एक दो दो, है ना। इसके बाद में ऑर्डर में क्या होता है, रिएक्टिंग स्पीसीज की बात नहीं होती, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन सम टर्म, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी लाइनों में। हम्म। ये पहला आएगा यहाँ पे। और इसके लिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री का मतलब हो गया कि भाई जैसे H2O के साथ इथाइल एसीटेट की रिएक्शन हो रही है ना, कोई छोटी मोटी अपन कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है, मतलब सिंपल रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं को कह सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी काम नहीं करती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो दोनों पे ही काम करेगा ये, है ना, एलिमेंट्री पे भी करेगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी काम करता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। अपन ने गिन लिया, एक है, दो है, तीन है ना, तो ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जाता है ना। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, इसको एक्सपेरिमेंटली अपन बता सकते हैं। और अगर लिखना चाहे एक आध तो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है भाई, जीरो हो सकता है, हाँ। मे बी जीरो। और तो मेरे को नहीं दिख रहा है, और है अगर आपकी बुक में एक आध तो देख लेना, है ना। हो गए लेकिन, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कुछ हाँ। है ना, कुछ पढ़ने का ही है, इसमें क्या करेंगे। चलो और बताओ कुछ, बचा कुछ। और एक ये लास्ट है ये वाला, क्या पॉइंट है। एरहेनियस इक्वेशन। चलो चलो देखते देखते देखते।
क्या नाम बताया आपने, फिर से बताइए एक बार। एरेन एरहेनियस। हाँ हाँ। एरहेनियस इक्वेशन। ये अच्छा अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला में, ठीक है। ठीक है, तो एक जो अपन ने पहले पढ़ा था, चलो हेडिंग डालते हैं। एरेनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलो, ये वही है जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे, है ना। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी आती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ अपन ने पहले भी बात की थी, जब अपन कह रहे थे भाई जो कैटलिस्ट है वो किस प्रकार से, और टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से एक रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो एक एनर्जी होती है, या फिर एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको पार करना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। चलो वो बात अपन ने की थी, इसके बाद में अपन देखते हैं, पहले एक चीज पढ़ लेते हैं इससे पहले। ठीक है, जिसको अपन ने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा था ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो कोई बीच में दिक्कत आएगी वो मैं बता दूंगा, एक बार अपन इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है कि भाई जो के है वो होता है ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसी को एरेनियस इक्वेशन बोल देते हैं, इसी इक्वेशन को। ए जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन एरेनियस फैक्टर। कांस्टेंट नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं, उसके बाद नई चीजें बताइए कुछ अलग से, ठीक है। इसके बाद में एक चीज आती है ईए, ईए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात करेंगे इनकी सबकी। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर और टी, आर वो अपन जानते हैं, अभी बात कर लेंगे इनकी भी, ठीक है। आर जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, ठीक है। चलो, अब ये अपने पास में एक चीज आती है, यहां से इस इक्वेशन को अगर अपन थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाहर, तो मैंने पहले भी एक एल की फॉर्म में ई एक्सपोनेंशियल लिखना बताया था, है ना, जो आपने देखा था, फिर बोले नहीं लिखवा रखा हमें। मैं फिर से बताता हूँ, इसको अगर अपन ओपन करते हैं, इसी इक्वेशन को, कौन सी को, इस एरेनियस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा अपन ओपन करें, ठीक है, तो देखो कैसे आता है कि इसको अगर अपन दोनों साइड ln से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं ln के बराबर ln a और माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। ये इसी इक्वेशन को खोला हुआ रूप है, समझ रहे हो। हाँ। ये इसी, अगर अपन ln हटाएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो तामझाम है जो इसके ln के आगे लगा रखा है,
ये इसके ऊपर चला जाएगा ई की फॉर्म में, ये वाला, और कुछ नहीं होगा, ई ए अपॉन आर टी है ये, है ना। तो भाई ये 1/t गुना कर रखा है, यहाँ पे टी लिख सकते हैं ना इसको हम्म। ऐसे। तो ये पूरा का पूरा तामझाम जो है इस ए के आगे ई लग के एक्सपोनेंशियली ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन ये जो है ये यही वाली इक्वेशन है, हम्म। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज अपन ने कहा था भाई एल एन एक्स जो होता है वो होता है 2.303 log x बोल देते हैं इसको। हम्म। तो जहां जहां पे एल एन अपने लगा रखा है वहां पे अपन क्या करते हैं, log करते हैं, ठीक है। जैसे कि log k, हम्म। ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आ गया 2.303 log k बराबर 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ में आ रहा है? हम्म। अब देखो यहां से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, हम्म। तो बचेगा log k बराबर log a माइनस ई ए। अब ये 2.303 इसके तो गुणा में था, ऐसे था ये, हम्म। समझ रहे हो, लेकिन इसके भी तो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ वाला कट जाएगा, यहाँ वाला रहेगा। नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, लिख देता हूँ मैं एक बार। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। ये नहीं नहीं, थी क्यों आएगी। ठीक है चलो देखो, दोनों साइड क्या हो रहा है यहाँ पे इसके लिए जो x की वैल्यू है वो ए ई अपॉन आर टी है, इधर वाला जो बंदा है इसके लिए जो x की वैल्यू है log x है, हम्म। तो 2.303 इंटू log x होता है, तो log x इसके लिए ये है, इसके लिए ये है log x पूरा का पूरा बड़ा, हम्म। है ना। तो इसमें पूरे के साथ ही क्या होता है 2.303 का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये हम्म। कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें पूरे के पूरे के साथ यहाँ छोड़ दीजिएगा, इसको अपन ने कह दिया ये है log x, हकीकत में ये है, ठीक है। अब ये इसको काटने के लिए सीधा नहीं काट रहे हैं अपन, इसको इसको अपन लिख रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड 2.303, ऐसे काट रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 2.303 का डिवाइड कर रहे हैं, हर जगह इसमें 2.303 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हकीकत में ये होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 2.303, यहाँ पे लिखेंगे 2.303, यहाँ पे लिखेंगे 2.303। तो डिवाइडिंग बोथ साइड होगा तो फिर वो हर जगह होगा, यहाँ नेगेटिव के बाद में भी, समझ रहे हो। हम्म। तो यहाँ से ये तो कट जाएंगे और ये इधर बच जाएगा, हम्म। समझ गए। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड, जो यहीं पे आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड में ही तो है, इसके इन्हीं के साथ आएगा। समझ आ रहा है थोड़ा कि लिख के बताऊं? नहीं आ गया। आ गया ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बचता है लास्ट में, तो अपन ने कहा भाई 2.303 आरटी हो गया। हम्म। अब देखो यहां से देखो क्या बात आ रही है, समझ में क्या आ रही है, एक लाइन लिखते हैं फिर अपन इसको समझते हैं। ये एक फॉर्मूला निकल के आया, लोग के बराबर लोग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आरटी। यहाँ पे एक लाइन आती है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये जबकि अपन ने पहले ही पढ़ा था, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए जिसको अपन बोल रहे हैं, ई ए will result in will result in increase in
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कहीं भी अगर बात करें अपन, तो क्या कह रहा है भाई, अगर अपन log k की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसकी बात अपन कर रहे हैं, इसकी बात अगर अपन कर रहे हैं, तो बोल रहा है या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर को अगर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके इनवर्स में हो रहा है, तो या तो टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए या फिर ईए को घटा दीजिए। ये दोनों ही काम अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? हम्म। आ रही है ना? हम्म। तो ये बात पता चलता है अपने को कौन सी इक्वेशन से, एरिनियस इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है। तो यहां से ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं, अगर करवा रखा हो तो, जिसको अपन कहेंगे, अगर 1/t के रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ की बात करें, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे जो मात्रा आई है वो लोग ए का मतलब है जो इनिशियली कंसंट्रेशन है ना, उसको बोला गया है, हम्म। ठीक है, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल रहे हैं। बाकी ये लोग ए हो गया, लोग ए मतलब कह सकते हैं कि जो इनिशियल जो सबसे ज्यादा इसमें लोग ए की मात्रा आ गई। अब लोग ए मतलब कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, प्रोसीड कर रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर अगर अब अपन इसके साथ में ग्राफ, सॉरी, जो ग्राफ आता है लोग के और 1/t के रिस्पेक्ट में, उसका जो स्लोप बनता है, स्लोप बनता है -EA/2.303 r, है ना। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, mx+c, है ना, इसी से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये यहीं पे निकलेगा। अगर इस पूरे के पूरे तामझाम को, इसको मैं क्या लिख दूं, y लिख दूं, log k को अगर मैं y लिख देता हूँ, हम्म। ठीक है, और इसको मैं mx ले लेता हूँ, किसको, log a को, ठीक है, mx ले लिया, तो ये c बचेगा, ये स्लोप हो जाता है ये वाला। तो ये लास्ट में कौन सा बचेगा, ये बच गया, तो इसको अपन ने स्लोप में डाल देते हैं। और जो 1/t है वो कहाँ चला गया, लास्ट वाला, वो नीचे चला गया ना इधर, ये इसमें आ गया, है ना। तो पहले में और इसके लास्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ये तो mx आ गया, और ये मतलब ये तो mx आ गया, और ये जो है वो c वाला पार्ट, ठीक है। ये स्लोप बनता बना रखा है क्या स्लोप आपके ऐसा, हम्म। ठीक है, ये ऐसे बनता। इसके बाद में देखो, अब इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, पहले मुझे बता दीजिए वो फॉर्मूला बना रखा है क्या आपके, log k2/k1 हाँ, बराबर EA/2.303 r 1/t1 - 1/t2 बता रखा है क्या, हाँ बता रखा है। है ना। ये कैसे आया पता चल गया क्या, या हाँ, ये क्या कहाँ से आया पता चल गया क्या, हाँ, ठीक है। तो ये अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं आया तो मैं बता दूंगा, ये आ गया। आ गया ना। हाँ। हाँ, हाँ, ये इन दोनों को अलग अलग ले लेंगे तो निकल जाएगा, जैसे पहले निकाला था ना वैसा सही है। हम्म। इसीलिए मैंने वो T1 T2 का वहां पे कंसेप्ट बताया था, वो टाइम का था, यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकलता है। तो इस इक्वेशन में यही है शायद, और कुछ है तो मेरे को बताओ, और कुछ बचा है क्या इसमें, नहीं। है ना। तो यही है, और चैप्टर में और क्या क्या बच गया, और एक तो बच गई एक्टिवेशन एनर्जी हाँ, और कॉलिजन थ्योरी। ये दो ही चीजें बची हैं क्या, हाँ। चलो ठीक है ना, ये अपन कल कर लेंगे, ठीक है। और कल कल जो है ये कर लेंगे, और कोई डाउट्स है क्या आपके, डाउट कौन कौन सी है, एक तो बायो में थी और एक इसमें है। बायोलॉजी की है और केमिस्ट्री की, चलो केमिस्ट्री की मैं कल देखता हूँ, बायो की देखता हूँ क्या डाउट थी आपकी, मैं आपको बताया, तो ज्यादा लंबी होगी तो फिर कल बता देंगे। और ये दो दो पेज भेजे, इसमें है क्या, इसमें क्या समझ में नहीं आया, इसमें तो ये फिजिक्स का और बायो का है तो कल दो पेज। अलग अलग है क्या, हाँ। अच्छा अच्छा, डायमैग्नेटिक और, पैरामैग्नेटिक वाला। अच्छा, चलो ठीक है फिर, है ना। मैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बेसिकली तो दो का वो होता है, लेकिन ये लंबा चलेगा थोड़ा सा, तो मैं ये अपन ये डाउट अपन कल की क्लास में लेंगे, कल ये काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा और ये डाउट अपन कर लेंगे, ठीक है। हाँ। चलो ठीक, ओके।